कैसे हो भाई लोग? आप सभी लोग कैसा चल रहा है आप लोग का तैयारी यार? अभी ग्रुप डी का भाई लोग 2 महीने में तो लगभग आप लोग का पेपर हो ही जाएगा। तो अभी हम लोग 2 महीना क्या करेंगे कि जितने भी आरआरबी ग्रुप डी के PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे लगाएंगे, चाहे वो साइंस को हो जाए, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे वो मैथ हो, सब कुछ हम लोग लगाएंगे, ठीक है। और ये आरआरबी ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो पहला क्लास है उसका, ठीक है। और अभी और भी चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी यूजी का भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है, तो वो भी आप लोग देखिएगा, तो वो भी आप लोग के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और ये जो PDF है वो अपने मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग अभी लेके आए हैं साइंस लेके आए हैं। 1 मिनट रुकिएगा भाई लोग। हाँ, तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वर्क डन, कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन जैसे आप देखोगे वर्क डन कैन ओनली बी निगेटिव, जैसे ही ओनली अगर कहीं भी देखो एलिमिनेट करने का भी एक तरीका आपको बताता हूँ यहीं पर। अगर कहीं भी ओनली करके शब्द आ जाए ना तो ये एकदम मतलब हॉट काइंड ऑफ चीज़ रहता है कि वो गलत ही होगा, 99% वो गलत ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो कैन भी हो सकता है, कैन ओनली भी एकदम गलत होगा, ठीक है। मतलब डज भी आ गया, देखो ये सब मस्ट है कि ये बता रहे नहीं होगा ही भैया, आपके कुछ कंडीशन है ये तो होगा ही। तो ये सारी चीज़ें एलिमिनेशन के लिए आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं एक तरीका दे देता है जहाँ पर आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भाई वर्क डन क्या होता है, ठीक है। वर्क डन की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव वर्क होता है, एक निगेटिव वर्क होता है, एक होता है ज़ीरो वर्क, ठीक है, ज़ीरो वर्क। अब ये कब कब होगा, तो भाई मान लो यहाँ पे कोई एक बॉक्स पर आए, आप यहाँ से आए, आपने इस पर पूरी दम लगाया और ये यहाँ पर था A पॉइंट पर, ये खिसक करके B पॉइंट पे चली गई, ठीक है। तो यहाँ पर से A टू B डिस्प्लेसमेंट हुई, आपने यहाँ पर फोर्स लगाया तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुई कि नहीं हुई, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्क हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो जिस तरफ का फोर्स लग रहा है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट भी हुई है, ठीक है। निगेटिव वर्क की बात करूँ तो मान लो कि आप एक साइकिल चला रहे हो, यहाँ पर एक साइकिल बना दिया मैं सपोज दैट, ठीक है। अब साइकिल चला रहे हो, मान लो हवा जो है वो इस तरफ से चल रही है और आप साइकिल इस तरफ से चला रहे हो, ठीक है। मान लो हवा ने फोर्स आपको इस तरफ लगाया, ठीक है, फोर्स हवा ने इस तरफ लगाया और आपके साइकिल का डिस्प्लेसमेंट लेकिन इस तरफ हुआ। तो देखो यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में था, माफ़ कीजिएगा, फोर्स इस डायरेक्शन में था, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ। तो यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एक निगेटिव वर्क हो जाएगा, ठीक है। अगर फोर्स के डायरेक्शन में आपका नहीं है, उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वो क्या हो गया, वो निगेटिव वर्क हो गया। वहीं अगर जीरो वर्क की बात करें, मान लो एक दीवार है, ठीक है, आपने बोला मैं बाहुबली हूँ यार, ओके, आप आए दीवार पर आए, आप बोले कि आज तो मैं इसको धक्का मार के रहूँगा। अब मारते गए भाई डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ज़ीरो। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या था, फोर्स कुछ ना कुछ आपने लगाया होगा, मान लो 10 न्यूटन की बात कर लेते हैं, इनटू ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट, ज़ीरो, तो वर्क डन क्या हुई, ज़ीरो। अब आते हैं ऑप्शन पे, वर्क डन कैन ओनली बी निगेटिव, नहीं भाई अभी देखा यहाँ पर पॉजिटिव वर्क भी हुई। वर्क डन कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस, हाँ पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस पे डिपेंड करती है। वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, क्या यार फॉर्मूला यही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे ये बोल सकता है कि ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन कैन ओनली बी पॉजिटिव, अभी देखा भाई निगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि वर्क डन की पूरी कहानी आप लोग समझ गए, राइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आप लोग समझे क्यों ऑप्शन बी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज, तो भाई पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है, लेंस की शक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स, ठीक है। द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस नहीं भाई ये तो मैग्निफिकेशन वाली हो गई।
द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फोकल लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं। द स्क्वायर ऑफ इट्स फोकल लेंथ, नहीं भाई, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो 1/f होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि पावर होता क्या है। कभी आप लोगों ने सुना होगा भाई तुमको दिखाई नहीं दे रहा है क्या, बोलता है नहीं, एक काम करो तुम्हारे चश्मे का पावर बढ़वा लो। क्या बोलता हूँ, चश्मे का पावर बढ़वा लो। अब ये हमेशा हम लोग क्यों बोलते हैं कि पावर पावर, क्या इससे शक्ति आ जाएगी, ज़्यादा देखने की कैपेसिटी आ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। पावर का क्या मतलब, देखो सबसे पहले आप लोग समझो, दो बीमारी होता है हमें, राइट। एक मायोपिया होता है, बायफोकल, ये सब अलग में देखेंगे, ठीक है। अभी जो बेसिकली हम लोग देखते हैं वो देखते हैं। और एक होता है जो बेसिकली हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अब देखो मायोपिया में क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस, ठीक है। तो मायोपिया का क्या मतलब होगा कि नियर की चीजें आपको दिख रही है, राइट। नियर की चीजें आपको दिख रही है। देखो यहाँ पर एक ट्रिक आपको देता हूँ, मतलब नियर की चीजें दिख रही है, दूर की चीजें नहीं दिख रही है, ठीक है। मान लो ये आपका आंख है, ठीक है, यहाँ पर आपने एक लेंस लगाया, तो दूर से जब आ रही है तो समझ लो वो थक गई है। क्या कर गई है, थक गई है। तो वो थकते हुए बोली यहाँ तक उसको जाना था, लेकिन वो यहीं तक दम तोड़ दिया। तो अब आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, कन्वर्ज करोगे तो वो यहीं तक रह जाएगा। आप इसको करोगे डाइवर्ज, थोड़ा सा डाइवर्ज होके भाई यहाँ चले जाओ। अब देखते हैं डाइवर्ज का, हमें नहीं पता भाई इसमें कौन सा लेंस लगेगा, हम सीधा ऐसे करते हुए चलेंगे। कॉनकेव कौन सा होता है, केव, केव मतलब होता है गुफा, गुफा मतलब ऐसा कर दिया, गुफा बन गया, गुफा का गेट, और ये हो गया कॉनकेव। अब ये क्या करेगा, ये ऐसे आएगा, ये तो डाइवर्ज कर देगा, ओके, क्योंकि उठा हुआ है ना। और वहीं पर अगर ये कॉनकेव बात करूँ तो कॉनकेव लेंस क्या कन्वर्ज कर देगा। हमें यहाँ क्या करना था, हमें यहाँ तो डाइवर्ज करना था, तो हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए कॉनकेव लेंस, समझ गए। अब बताते हैं, मान लो कि पावर पहले आपका माइनस, और एक चीज़ याद रखना, मायोपिया में माइनस पावर यूज़ होता है और हाइपरमेट्रोपिया में प्लस यूज़ होता है, ठीक है। तो माइनस मान लो 2D था हमारे पास, ठीक है। अब इसको मैंने -6D कर दिया। 6D माइनस करने का मतलब ये है कि अब देखो कॉनकेव लेंस की पावर क्या है, कॉनकेव लेंस का शक्ति ये है कि वो डाइवर्ज कर सकता है। अगर हम उसकी शक्ति और बढ़ा दें तो वो क्या करेगा, पहले थोड़ा सा डाइवर्ज करता था, अब ज़्यादा डाइवर्ज करेगा। यानी कि जो दूर की चीज़ें और आपको नहीं दिख रही थी, अब दूर की, क्योंकि वो थक जा रही थी पहले ही, तो दूर की चीज़ें और ज़्यादा दूर मतलब दूर की चीज़ें देखने के लिए आपको और डाइवर्ज करना पड़ेगा। तो और डाइवर्ज करने के लिए आपको पावर जो है बढ़ानी पड़ेगी। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई पावर बढ़ाओ। तो पावर मतलब समझे कि अगर कॉनकेव लेंस की बात करें, कॉनकेव लेंस की, तो भाई पावर बढ़ गया, मतलब इसका डाइवर्जन पावर बढ़ गया, मतलब डाइवर्जिंग अब ज़्यादा कर सकता है। वहीं पर अगर बात करते हैं कॉन्वेक्स का, तो कॉन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो अगर इसका पावर बढ़ाएंगे तो यानी ये कन्वर्जिंग पावर इसका बढ़ेगा। पहले मान लो कि अगर बात करता हूँ, पहले यहाँ कन्वर्ज हो रही थी, तो अब वो यहीं कन्वर्ज हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इसका कहने का मतलब ये है। तो पावर क्या हो गया, पावर का मतलब समझ गए कि पावर होता क्या है लेंस में। क्यों हम लोग बोलते हैं भाई तुम अपने चश्मे का पावर बढ़ाओ, क्योंकि जितना डाइवर्ज होना चाहिए था, जितना कन्वर्ज होना चाहिए था, उतना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो इसका क्या, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बी नहीं, द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स, ठीक है। ये याद रखना है कि ये हमेशा मीटर में होता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेन अ थिक ग्लास स्लैब, मतलब एक बहुत मोटे कांच का स्लैब है कि नीचे अक्षर ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब कोई एक, मान लो कोई पार्टिकल है, यहाँ पर रोशनी आई और ये स्कैटर्ड कर गई, ठीक है, स्कैटर्ड कर गई हर जगह पे। ठीक है। तो अब ये चीज बताओ, ठीक है। अब ये मैं पहले बताता हूं कि पहले होता क्या क्या। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब ये आया, हम लोग रिफ्लेक्शन में क्या पढ़े भाई, एक यहाँ पर आएगी इंसिडेंट रे और ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। रिफ्रैक्ट में क्या हो जाएगा कि ये अंदर के तरफ चली जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर मीडियम सेम है, यहाँ पे मीडियम सेम है, मीडियम 1, ये भी मीडियम 1 ही है, तो सेम। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो कुछ रेयरर बन गया और यहाँ पर डेंसर बन गया मीडियम, तो ये क्या करेगा, अपनी स्पीड को चेंज कर देगी, डायरेक्शन। डेंसर में क्या होता है, बेंड हो जाती है अपनी तरफ, ठीक है। ये नॉर्मल अगर मैं मान के चलता हूँ तो ये बेंड हो जाती है। रेयरर में अगर मान लो ये डेंसर होता है, ये रेयरर होता है, तो ये क्या करती, दूर हो जाती थोड़ा, ठीक है। यहाँ से ये एंगल बनता है, यहाँ से ये एंगल बनता, ठीक है।
तो यानी कि अगर बात करूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो पहले बात करते हैं, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, फिर बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब कि पूरी के पूरी तरीके से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। देखो अभी मान लो ये वाली लेते हैं, यहाँ पर ये एक डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया, ठीक है, यहाँ पर गया, इसको ऐसे जाना चाहिए था बट ये रेयर है तो थोड़ा ज़्यादा बेंड कर जाएगा, और मीडियम को रेयर कर देते हैं, ठीक है, और ऐसा चला जाएगा। या फिर डेंसर के एंगल को हम लोग चेंज करते हैं, अभी यहाँ से था, अब यहाँ से कर दिया, तो ये यहाँ से चली गई, फिर मैंने यहाँ से कर दिया, ठीक है, अब जो है वो यहाँ से सीधा जाने लगी, ठीक है, फिर थोड़ा सा एक एंगल चेंज किया, तो ये क्रिटिकल एंगल कहलाता है। क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, क्रिटिकल एंगल मतलब उसी सरफेस पे लाइट गई, ठीक है, उसी सरफेस पे यहाँ से लाइट जो है वो जाने लगी, लाइट माफ़ कीजिएगा वो रेयर डेंसर नहीं, ये एंगल वाला हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि एंगल बढ़ाते जाते हैं फिर देखते जाते हैं, फिर एक एंगल ऐसा आया कि वो ये सरफेस से ना जाके वापस आ गई, तब हम लोग बोलते हैं कि भाई ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है? देखो अभी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि देखो लाइट तो भाई हर डायरेक्शन में जाती है ना, चाहे वो लाइट इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। जैसे हमारा मन कभी यहाँ जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी यहाँ जाता है। पोलराइज मतलब होता है सारे मन को इकट्ठा करके एक डायरेक्शन में ला दो, एक डायरेक्शन में ला दो, तब उसको कहते हैं पोलराइज, ठीक है। पोलराइज मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेगा। और यहाँ पर जो जगह व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर अ प्रिंटेड मीटर द लेटर्स अपीयर रेज्ड ड्यू टू, तो भाई ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप एक चीज़ देखना, मान लो आप यहाँ पर एक ग्लास रखना, ठीक है, यहाँ पर पूरा तरीके से पानी भर देना, आप पूरा पानी भर देना। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक कॉइन रख देना, ठीक है, 2 रुपये का कॉइन रखना, 1 रुपये का ना, बेइज्जती मत करवाना। यहाँ पर आपका आँख है, ठीक है, आप यहाँ से कॉइन को देखना चाहोगे तो कॉइन का अगर मान लो यहाँ पर कुछ नहीं रहता, ये वाटर नहीं रहता, तो आप एकदम ऐसे देखते हैं ना अपने उसको, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर भैया है वाटर, अब आपकी आई लाइट तो ऐसे आएगी, लेकिन ये क्या है? ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम, क्यों? रेयर एयर है वो, तो ये डेंसर है, तो भाई ये थोड़ा सा बेंड कर जाएगी ना, तो जो स्पीड लाइट तब तक यहाँ पहुँचनी चाहिए थी वो यहीं पहुँचा, तो आपको दिखेगा कि यार ये तो यहाँ पे है, समझ रहे हो? तो फिर आपको दिखेगा ये तो उठा हुआ चीज़ है, मतलब ये ऊपर की तरफ है, तो ये इसी के वजह से होता है, ठीक है, मीडियम के चेंजेस की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। अब बात करते हैं कि अस्थमा जो होता है वो प्राइमरीली किसके वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले भाई अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। अस्थमा प्राइमरीली अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो भाई ये ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स होती है, ठीक है। अब बताते हैं क्या होता है एक्चुअली। देखो तरीका क्या है सांस लेने का, कहाँ से सांस लेते हैं हम लोग? नोज से लेते हैं। नोज से कहाँ जाता है? माफ़ कीजिएगा, ट्रेकिया में जाता है। ट्रेकिया से कहाँ जाता है? ब्रोंकाई में जाता है भाई, ब्रोंकी में जाता है। ब्रोंकी से कहाँ जाता है? ब्रोंक्यूल्स में जाता है, मतलब और छोटे। ब्रोंक्यूल्स के बाद कहाँ जाता है? तो फिर लास्ट में एल्वियोली में जाता है, अगर इफ़ आई एम नॉट, ये स्पेलिंग अगर गलत नहीं है तो। यहाँ पर अस्थमा में देखो ये एक तरीका है, पूरी तरीके से हवा जाएगी, ऑक्सीजन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स देखते हो ना, यहाँ पे सूजन हो जाता है बेसिकली, जब यहाँ पे ट्रेकिया और जब ये ऐसे जाती है, ठीक है, छोटे 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 इस तरीके से, तो यहाँ पे सूजन हो गया, ठीक है। अब सूजन हो गया तो ये फूल गई, तो जितना एयर जाना चाहिए था वो उतना एयर गया नहीं। अब एयर गया नहीं तो आपको जो मतलब जितनी सांस का आपका रिक्वायरमेंट था वो सांस आपको पूरा हुआ ही नहीं, तो जिसके वजह से आपको क्या फील होता है कि यार मुझे उतना पर्याप्त सांस नहीं मिला, जिसकी वजह से उसको अस्थमा बोलते हैं, ठीक है। अस्थमा का ही मतलब है कि आपको प्रॉपर तरीके से सांस जो है उतनी नहीं मिली। तो ये कहाँ पे हुई? ये भाई ये ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स क्या हुआ था? सूज गया वो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है भाई। पहले समझते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। देखो पहले यूनिफॉर्म मोशन समझते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि सेम स्पीड के साथ मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है?
चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, राइट। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि स्पीड जो है वो सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कहने का मतलब है कि आप मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, आपने एक वायर से इसको अटैच कर उसको घुमाना शुरू किया, ऐसा एज्यूम करो, ठीक है। तो ये प्रॉपर सर्कल में घूमेगी, भले इसका स्पीड सेम होगा, लेकिन हर पॉइंट पर अगर आप देखोगे इसका डायरेक्शन यहाँ है, इसका डायरेक्शन यहाँ है, इसका डायरेक्शन यहाँ है, इसका डायरेक्शन यहाँ है, इसका डायरेक्शन यहाँ, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है इसमें। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है भैया, तो यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। तो उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहाँ पे स्पीड सेम होती है लेकिन जो आपका डायरेक्शन है वो बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन में आते हैं भाई, ठीक है। अ ट्रेन मूविंग ऑन इट्स ट्रैक, और ये सर्कल में घूमनी चाहिए। अ ट्रेन मूविंग ऑन इट्स ट्रैक, क्या ये ऐसा कुछ बोला है कि ये सर्कल में मूव कर रही है? नहीं भाई। अ कार एक्सलरेटिंग ऑन इट्स वे, यहाँ पर भी नहीं बोला कि कुछ सर्कल में घूम रही है। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, ऊपर की तरफ आपने छोड़ा, बट ये और इसकी स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में से घूम रहा है? नहीं। अब फैन ब्लेड रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट, यहाँ रोटेट करने को बोल दिया, तो मतलब फैन जो है वो रोटेट कर रहा है, तो अब रोटेट कर रहा है मतलब इस तरीके से घूम रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अ फैन ब्लेड रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। तो स्पीड कांस्टेंट होगा बट डायरेक्शन हमेशा चेंज होते जाएगा। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू क्रिएट DNA कॉपीज? भाई DNA कॉपी अगर नहीं करेंगे तो हम अपने माँ बाप की तरह कैसे दिखेंगे? इसलिए तो जेनेटिक्स कुछ तो होता है ना उसका मतलब। तो सीधी से क्या ब्लड सर्कुलेशन के लिए? नहीं भाई। डाइजेशन के लिए? नहीं भाई। फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स के लिए? बिल्कुल, कि उनमें जो चीज़ें हैं वही चीज़ें हमारे में भी आ जाए, तो इसलिए DNA को कॉपी करते हैं ताकि इनहेरिटेंस चीज़ें हमारे में आए। ये आसान क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको उतना डीप में नहीं समझाया। What happens when a naphthalene ball is burnt in open space? देखो भाई, अब यहाँ पर आपको एक कहानी समझाता हूँ थोड़ा सा, ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम का, ठीक है। आपने ये देखा होगा जब आप बहुत को घर पे तो LPG है, ठीक है, तो जब आप LPG जलाते हो तो ये देखना यहाँ पे ब्लू कलर का लाइट आपको दिखेगा, ब्लू कलर का दिखेगा। लेकिन वहीं पर जब आपके पास मान लो चूल्हा है, ठीक है, चूल्हा पे मान लो आग जल रही है, तो वो आपको रेड कलर या येलो कलर में, बेसिकली येलो कलर में दिखता है, ठीक है। ब्लू कलर में जल रहा है मतलब वो प्रॉपर जल रहा है, प्रॉपर जितनी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है उतनी जल रही है। येलो फ्लेम की अगर बात करूं तो वो प्रॉपर नहीं जल पा रहा है बेचारा, ठीक है, नहीं जल रहा है। तो भाई यहाँ पर जो नेफ्थलीन, और ये कब होता है प्रॉपर जलना? जब इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है तो ये ब्लू फ्लेम में जलेगा, अगर इसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो भाई ये येलो फ्लेम में जलेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ गया कि ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम का क्या मतलब है सबसे पहले तो। अब यहाँ पूछा कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ नेफ्थलीन बॉल इज बर्न्ड इन ओपन स्पेस? जब ओपन स्पेस में हम लोग नेफ्थलीन बॉल को करते हैं तब क्या होता है, ठीक है। नेफ्थलीन बॉल वही जो कपड़ा सब में रखते हैं ना, थोड़ा सुगंधित के लिए ताकि कीड़ा मकोड़ा ना आए, इसके लिए। नेफ्थलीन बॉल्स का जो फॉर्मूला होता है वो C10H8 होता है, ठीक है। अब देखो इसमें ना कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। ये जब कार्बन जलता है ना तो प्रॉपर नहीं जल पाता है, ठीक है, ये प्रॉपर नहीं जल पाता है कार्बन, जिसके वजह से एक ब्लैक सूट मिलता है हमें। ब्लैक सूट मतलब कि क्या बोलूँ, यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है क्या ब्लैक सूट का? कालीख, जो हम लोग कभी कभी ना माथे पर भी लगाते हैं, तो वो कालीख जो होता है, ठीक है, ब्लैक सूट। तो भाई ये जो नेफ्थलीन है ना, इसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता ये कार्बन के वजह से, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है ये येलो जलता है, और ये कार्बन के वजह से ही एक ब्लैक सूट यानी कि कालीख, जो राख आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ, मतलब राख तो नहीं, ब्लैक सूट जो हम लोग काजल काइंड ऑफ वो मिल जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट बर्न्स विद अ येलो फ्लेम विथ ब्लैक सूट डिपोजिटेड ऑन द मेटल प्लेट।
एल्गी मल्टीप्लाई रैपिडली बाय विच प्रोसेस? तो भाई इसका फ्रेगमेंटेशन है, इसको मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ और इसको मुझे प्रॉपर बताइएगा। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, पॉलिनेशन कहाँ यूज़ होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, और बर्डिंग का एग्जांपल जैसे हाइड्रा है तो और क्या क्या एग्जांपल है, ठीक है। ये आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। अ कॉइल हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 44 ओम एंड इज कन्वर्टेड एंड इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, व्हाट इज द पावर कंज्यूम? तो भाई पावर का जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई वी स्क्वायर बाई आर। यहाँ पर क्या V स्क्वायर का दिया है, V स्क्वायर का 220 इंटू 220 डिवाइड बाई आर है 44, तो ये तो 2 से कट जाएगा, ये 0 इधर भेज देते हैं, ये भी 11 यानी कि 1100, तो भाई 1100 वाट, तो बी आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा पावर के बारे में, बात कर लेते हैं कि पावर क्या। भाई हम लोग हमेशा से जानना चाहते हैं कि हमारे घर में जो 1 यूनिट चार्ज जो बिजली आता है वो क्या मतलब है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, हाँ गेट लगा लेता हूँ। 1 यूनिट चार्ज का मतलब क्या है? सपोज दैट ऐसा मानो कि आपने एक बल्ब लेके आया 100 वाट का, तो 100 वाट की अगर बात करूँ तो उसको किलो वाट आवर में मतलब 0.1 किलो वाट आवर, और 1 यूनिट चार्ज आपके घर पे उठने के लिए 1000 किलो वाट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा 1 किलो वाट आवर चाहिए होता है, ठीक है। अब 0.1 है, इसको 1 किलो वाट आवर करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ। तो 0.1 इंटू 10 तभी जाके 1 होगा, यानी कि 10 घंटे जब आप इसको जलाओगे तब जाके 1 यूनिट चार्ज आपका खाएगा, ठीक है। तो ये होता है 1 किलो वाट। और कभी भी जब जाते हो कि 10 वाट का बल्ब है या 20 वाट का बल्ब है तो क्या मतलब है उसका, अब समझ जाओगे, ठीक है, कि 20 वाट को कितने देर हम जलाएंगे जिससे वो 1 यूनिट चार्ज जो है वो मेरा खाएगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप सो कि समझ गए होंगे और अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। व्हाट इज मेंट बाय कल्चरी फिशरी? कल्चरी फिशरी का मतलब होता है कि जब आप फिश को, मतलब जब खेती करते हो ना, खेती, ठीक है, खेती जो करते हो, खेती में क्या करते हो, बीज लेते हो, उसको उगाते हो, उसको पालते हो काइंड ऑफ। तो वैसे मछली में भी, कि मछली को पालने को कहते हैं, फार्मिंग ऑफ द फिशेस को कहते हैं कल्चरी फिशरी। वो पकड़ना फिर खाना बेचना उसको नहीं बोलते, पालने को बोलते हैं कल्चरी फिशरी, ठीक है। एक बॉडी है फॉल्स फ्रीली फॉर 3 सेकेंड, अच्छा मतलब एक छत था, यहाँ से मैंने एक बॉडी को गिरा दिया, अरे बाबा रे बाबा, बॉडी को गिरा दिया यार। जी का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फाइनल वेलोसिटी तो भाई इसका सीधा है V इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी अगर फ्रीली गिरा रहे हैं तो यानी कि कुछ भी हम उस पर स्पीड नहीं डाल रहे हैं। ए का वैल्यू है 10, कितने सेकंड हमने गिराया 30, तो 30 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, बी ऑप्शन। ये सब आसान क्वेश्चन है, एकदम मारते हुए निकल जाओ। What happens when a zinc rod is placed in a copper sulfate solution? पहला चीज, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना, मतलब कि ये कहने का मतलब कि जिंक प्लस CuSO4 को रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या होगा। आप लोगों ने एक रिएक्टिविटी का सीरीज पढ़ा होगा, मैं आपको याद करवाता हूँ, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज होता है, एक ट्रिक है जो मैं हमेशा याद रखता हूँ, मिस्टर PSBC, ठीक है, मैं से याद रखता हूँ, मिस्टर PSBC मैजिंटल, फिर H2 हाइड्रोजन है अपना, ठीक है, और यहाँ CM स्कूल गए पढ़ने, ठीक है, ऐसे मैं याद रखता हूँ। ये मिस्टर खत्म कर दो क्योंकि ये बस बोलने के लिए है। P फॉर पोटासियम, S फॉर सोडियम, B फॉर बेरियम, C फॉर कैल्शियम, M फॉर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, Z फॉर जिंक, I फॉर आयरन, N फॉर निकल, T फॉर टीन, L फॉर लीड, फिर बीच में आ जाता है हाइड्रोजन, C फॉर कॉपर, M फॉर मरकरी, S फॉर सिल्वर, G फॉर गोल्ड, P फॉर प्लैटिनम। प्लैटिनम की रिएक्टिविटी बहुत कम रहेगी और वहीं और ये जो पोटासियम है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। तो यहाँ देखो जिंक और CuSO4 है, जिंक और कॉपर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो यहाँ जिंक है, ठीक है, जिंक कहाँ है, यहाँ है, और भाई कॉपर का यहाँ है, तो कौन ज़्यादा है, जिंक है। तो यानी जिंक क्या करेगा, इसका चीज़ें ले लेगा, यानी कि बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। अब अगर CuSO4 का ब्लू कलर था, अब तो कॉपर सॉल्यूशन रहा ही नहीं, वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रहा ही नहीं, तो उसका ब्लू कलर क्या होगा, खत्म होने लगेगा धीरे धीरे। तो यानी कि द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिट्स, क्यों, क्योंकि भाई CuSO4 तो रहा ही नहीं, इसीलिए वो ब्लू कलर उसका खत्म होने लगा। ये याद रहेगा। ये वाली जो लिस्ट है ना मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी सीरीज वाली ये वाली लिस्ट है। द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू, भाई ये भी होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है।
2-3 होमवर्क करो यार, थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा सा रहोगे तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा जब रिसर्च और ये सारे करोगे। विच फंक्शनल ग्रुप डज नॉट कंटेन एन ऑक्सीजन एटम? तो भाई कीटोन क्या होता है? CO, इसमें ऑक्सीजन है हाँ। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है, हाँ भाई 2 दिख रहा है। अल्कोहल में OH है, हाँ भाई ये है। हेलो अल्केन क्या होता है? अल्केन जैसे कि RCl हो गया, तो Cl में क्या ऑक्सीजन दिख रहा है आपको? अरे भाई नहीं भाई, ये कहाँ ऑक्सीजन दिख रहा है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? हेलो एल्केन। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम लोग PYQ सीरीज अब करते जाएंगे। ठीक है, ये एक दिन का PYQ सीरीज था, अगले दिन भी अब हम लोग एक और PYQ सीरीज उठाएंगे और उस तरीके से सब कुछ करते जाएंगे, चाहे मैथ हो, करंट अफेयर हो, आपका साइंस हो, सब कुछ करेंगे। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।